हेलो एवरीवन। आज हम फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स के यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली बात, जैसे मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिखा है तो आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दो चैप्टर्स हैं, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 में इंटरमीडिएट में यूपी बोर्ड में सिलेबस में है दिया गया है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैट के बारे में जानेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानेंगे। आज का कॉन्सेप्ट केवल इतना ही होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैट क्या है, एक सिंपल सी डेफिनेशन से मैं शुरुआत करता हूँ। रेस्ट फॉर्म ऑफ चार्जेस। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। रेस्ट फॉर्म ऑफ द चार्जेस या रेस्ट फॉर्म ऑफ द चार्जेस, आवेश की विरामावस्था। आवेश का इसका मतलब क्या हो गया, आवेश का विरामावस्था। तो आप साधारण समझ लीजिए, स्थिर वैद्युत की, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है स्थिर वैद्युत की। तो स्थिर वैद्युत की है क्या, आवेश के विरामावस्था का भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन किया जाए उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैट कहेंगे, स्थिर वैद्युत की कहेंगे। तो हम कह सकते हैं भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश के विरामावस्था का अध्ययन किया जाए उसे हम स्थिर वैद्युत की कहेंगे। तो साधारण टर्म में हम कह सकते हैं रेस्ट फॉर्म ऑफ द चार्जेस। वी स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन वेयर वी स्टडी अबाउट द रेस्ट फॉर्म ऑफ द चार्जेस। ये तो क्लियर हो गया कि आवेश के विरामावस्था इसका फॉर्म का हम जो है स्टडी करते हैं। अब आगे हम लोग डीपली थोड़ा सा पढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। ध्यान दीजिए, जब आप लोगों ने कभी अपनी कमीज उतारी होगी, यानी कि शर्ट या स्वेटर उतारी होगी जो संश्लेषित हो, जो वुलन हो या जो रेशमी हो, तो उसमें चरचराहट की आवाज सुनाई देती है। संश्लेषित जब कपड़े आप उतारते हैं, संश्लेषित संश्लेषित कपड़े, कमीज, स्वेटर, ये सब उतारते हैं आप, ठीक है। तो एक कड़कड़ाहट की आवाज सुनाई देती है और उसकी एक चमक उत्पन्न होती है। तो वो क्या है, विद्युत के स्थिर अवस्था का प्रारूप है। इसके बाद दूसरा समझ लें, जैसे कि आप टेलीविजन के सामने, टेलीविजन के पास हाथ ले जाते हैं और हाथ को टेलीविजन के स्क्रीन के करीब लाते हैं, तो टेलीविजन में एक लाइनिंग आ जाती है। लाइनिंग आ जाती है, दो चार हो सकते हैं, लाइनिंग आ जाए और एक आवाज आती है। तो टेलीविजन में क्या होता है, साउंड क्या होता है, एक कड़कड़ाहट का साउंड होता है, आवाज आता है और लाइटिंग आती है। लाइनिंग क्या आ जाती है, लाइनिंग। इसके बाद देखिए और प्रॉपर्टी में बता दूं, स्टोन वगैरह देखे होंगे, स्टोन को जब स्टोन के ऊपर फेंका जाता है तो उसमें एक चमक उत्पन्न होती है, जिसको आप चिनगारी वगैरह बोलते हैं। तो वो भी इलेक्ट्रोस्टैट का ही प्रारूप है। इसके यूजेस के बारे में बता दूं, और आपने क्लाउड देखा होगा, बारिश के महीने में या जब भी बादल गरजते हैं तो गरजने की जो आवाज़ होती है वो भी इलेक्ट्रोस्टैट के अंतर्गत आती है, स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आती है। उसकी जो चमक दिखाई देती है वो भी स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आती है। और भी इसके एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ मैं एप्लीकेशन के तौर पर। इसके एप्लीकेशन के तौर पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपने देखा होगा फोटो कॉपी करने वाली मशीन, फोटोकॉपियर मशीन, उसमें इसमें भी इसका यूज होता है। इसके साथ साथ वन डे राम जनरेटर के बारे में आप स्टडी करेंगे, वो भी इसी पर ही, इसी प्रिंसिपल पर चलता है। गरजना वगैरह आपको समझ में आ ही गया। रेडार आपने देखा होगा, सुना होगा रेडार के बारे में, वो भी इसी सिस्टम पे वर्क करता है। और आपका माइक्रो जो फोन होता है, माइक्रोफोन भी इसी पर ही वर्क करता है। तो आपको ये समझ में आ गया
कि ये रेस्ट फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक है, रेस्ट फॉर्म ऑफ द चार्जेस है, इसको हम पढ़ रहे हैं। तो काफी टाइम से आप देख रहे हैं कि ये चार्जेस चार्जेस आवेश आवेश, चार्जेस का मतलब आवेश, ये आवेश होता क्या है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इतनी चीजें तो समझ में आ गई आपको। तो अगली हेडिंग होगी आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट। सबसे पहले 26 ईयर्स एगो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था जिनका नाम क्या था, ये यूनानी फिलोसफियर थे, सॉरी ये यूनानी क्या थे, फिलोसफियर थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिया अंबर, क्या लिया, अंबर। अंबर एक, मैं वस्तु की बात कर रहा हूँ, एक पदार्थ की बात कर रहा हूँ, अंबर मतलब आकाश न समझिएगा। तो अंबर लिया और अंबर लेने के बाद इन्होंने क्या किया, रबिंग किया। क्या किया, वुलन क्लॉथ में, वुल माने ऊन, वुल में क्या किया, रब किया। जब उन्होंने वुल पे रबिंग की तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो अंबर है ये पेपर कटिंग की, मतलब छोटे छोटे स्मॉल पार्ट ऑफ पेपर, और इसके साथ साथ वुड, स्मॉल पार्ट ऑफ वुड, ठीक है, और इसके साथ साथ जो स्ट्रिंग होती है यानी कि तिनका, छोटे छोटे जो तिनके हैं, इसको अंबर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्या करता है अंबर, अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी यानी अट्रैक्ट करता है। तो इतनी चीजें थेल्स साहब बता गए कि 26 ईयर्स पहले थेल्स आए और इतना इन्होंने प्रैक्टिकल किया कि अंबर एक ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर आकर्षण के गुण हैं, अगर वुल में इसको रब किया जाए तो। इतनी बात तो यहाँ पे थम गई, रुक गई। इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था गिलबर्ट। क्या नाम था, साइंटिस्ट गिलबर्ट। गिलबर्ट क्या थे, देखिए गिलबर्ट कहाँ के साइंटिस्ट थे और कब आए। गिलबर्ट थे 1600s में आए, ठीक है, 1600 सन में, सन 16वीं सन में आए। और ये जो थे ये इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे। कहाँ के साइंटिस्ट थे, इंग्लैंड। तो गिलबर्ट ने क्या किया, गिलबर्ट ने मोर प्रैक्टिकल किया, मोर एक्सपेरिमेंट किया। कैसे, इन्होंने ग्लास रॉड लिया। क्या लिया, ग्लास रॉड को लिया, और ग्लास रॉड को क्या किया इन्होंने, सिल्क के साथ, सिल्क मतलब रेशम के साथ इन्होंने रबिंग की। और इसके बाद लिया इन्होंने एबोनाइट, एबोनाइट की रॉड लिया। एबोनाइट को आप समझ सकते हैं एक मजबूत रबर, ठीक है। इसको इन्होंने क्या किया, एबोनाइट को ये कैट स्कीन पर इन्होंने रगड़ा। कैट स्कीन क्या होता है, बिल्ली की खाल पर रगड़ा। तो इन्होंने देखा कि इनके अंदर भी अट्रैक्शन के प्रॉपर्टी आ रहा है। क्या आ रहा है, अट्रैक्शन के गुणधर्म आ रहा है। किसको ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, इनके अंदर भी ग्लास रॉड और एबोनाइट रॉड दोनों के अंदर अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ रही है। किसको ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, वही स्मॉल पार्ट ऑफ पेपर, वुड और तिनके, ये सबको क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये गुणधर्म इन्होंने देखा। तो अब आप समझिए ग्रीक लैंग्वेज में जो है, ध्यान दीजिएगा, ग्रीक भाषा में जो अंबर है, अंबर को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के जो गुणधर्म है उसको क्या कह दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोल दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए अंबर को क्या कहा जाता है ग्रीक लैंग्वेज में, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के गुणधर्म को क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वैद्युत, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि ग्लास रॉड को जब सिल्क में रगड़ा जाएगा, रब किया जाएगा तो अट्रैक्शन आया। एबोनाइट की रॉड को जब रबिंग की गई कैट स्किन में तो भी उसके अंदर भी अट्रैक्शन के गुण है। किसको अट्रैक्ट कर रहा है, वो छोटे छोटे पेपर की कटिंग को। तो ये जो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे गिलबर्ट सर ने ये बता दिया, ये स्पष्ट कर दिया कि अट्रैक्शन या रिपल्सन की जो प्रॉपर्टी है, आकर्षण के जो गुणधर्म है, ये ऐसा नहीं है कि केवल अंबर में ही होंगे, ढेर सारे ऐसे वस्तु हैं जिसमें हो सकते हैं। इसके बाद फाइनली इन्होंने डिसीजन किया लास्ट प्रैक्टिकल के बाद कि जितने भी वस्तु हैं सबके अंदर आकर्षण और प्रतिकर्षण के गुणधर्म होते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण के गुणधर्म होते हैं।
लिहाजा उसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी जरूर लगेगी, कुछ ना कुछ वर्क जरूर होगा, जैसे कि रगड़ना हो गया, अट्रैक्शन, है ना, तो इस तरह के गुणधर्म जरूर होंगे, जिसको आप फ्रिक्शन बोलते हैं, घर्षण बोलते हैं। तो इतनी बात तो समझ में आ गई कि गिलबर्ट सर ने इतना क्लियर कर दिया कि ढेर सारे ऐसे वस्तु हैं जिनको रब करने पर, ठीक है, ससंजित करने पर ढेर मतलब आकर्षण गुण या प्रतिकर्षण गुण आते हैं। इसके बाद अंबर को ग्रीक लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, जिससे कि ये जो अट्रैक्शन या रिपल्सन की प्रॉपर्टी थी, इस गुणधर्म को इलेक्ट्रिसिटी कह दी गई। तो इस जो पूरे प्रारूप का जो एक डिक्लेरेशन रहा, इसको बताने वाले एक साइंटिस्ट थे जो आए, जिनका नाम था, इतना मैं क्लीन आउट कर दे रहा हूँ फिर बता रहा हूँ, ध्यान से समझें। देखिए साइंटिस्ट थे, नोट तो हो ही गया होगा, जिनका नाम था सर थॉमस ब्राउन। सर थॉमस ब्राउन, इन्होंने क्या किया और इन्होंने क्या बताया, अभी तक तो जानकारी आप लोगों को मिल गई। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को बताया, अट्रैक्शन फोर्स इज नोन एज द इलेक्ट्रिसिटी। इन्होंने इतना बताया। थॉमस ब्राउन जो थे, साइंटिस्ट थे, ये आए आपके 1646 में। ये भी जो है यूनानी साइंटिस्ट थे, नोट करते जाइएगा। ये भी 1646 में आए और इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी एक आकर्षण गुण है। इन्होंने बताया कि एक गुणधर्म है जिसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है, जिसे आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे, विद्युत कहेंगे। क्या कहेंगे, विद्युत, ठीक है, विद्युतमयी कहेंगे। जो वस्तु के अंदर आकर्षण के गुण आ जाएंगे या प्रतिकर्षण के गुण आ जाएंगे, उसको बोलेंगे विद्युतमयी वस्तु। क्या बोलेंगे, विद्युतमयी वस्तु, चार्ज। क्या बोलेंगे, चार्ज। तो इतनी बात तो समझ में आ गई कि लास्ट में सर थॉमस ब्राउन ने कह दिया, अट्रैक्शन और रिपल्सन प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और थिंग, कुछ भी कर सकते हैं, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी। इतनी बात तो इन्होंने क्लियर कर दी कि अट्रैक्शन या रिपल्सन की जो प्रॉपर्टी है वस्तुओं की, उसको आप क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। ये गुण है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद देखिए, आइए अब ये तो समझ में आ गया कि एक प्रॉपर्टी आई, प्रॉपर्टी, ठीक है, अट्रैक्शन की। अब इसका नाम जो रहा, जब कोई वस्तु आवेशित हो जाती है, जिस मतलब आवेशित होने का मतलब यदि किसी वस्तु के अंदर आकर्षण या प्रतिकर्षण के गुणधर्म आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं, चार्ज। आवेशित। थोड़ा मैं इसमें और डिफाइन करना चाहूंगा, थोड़ा समझ लीजिए इसको, बिल्कुल एग्जांपल के तौर पे। एक आप लोग राड बना सकते। देखिए अभी इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, तो उसमें मैं क्लियर कर दूंगा। फिलहाल इतना तो आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं। आगे देखिए, ये जो चार्ज है, इस चार्ज के यूनिट के बारे में चर्चा हुई। तो चार्ज की जो यूनिट है वो है कूलाम। चार्ज की जो यूनिट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कूलाम, ठीक है। और चार्ज की जो यूनिट है यानी कि आवेश का जो मात्रक है उसे कूलाम बोलते हैं। और इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन माने बीमा क्या हो जाएगी। इसको देख लीजिए बेसिक फार्मूला से। Q इक्वल्स टू क्या होता है, आई टी। आपने पढ़ा है Q इक्वल्स टू आई टी। आई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की जो बीमा होती है क्या, एम्पियर। टी की क्या होती है, टी। तो ये क्या हो गया, ए टी। तो इसकी जो डायमेंशन है, बीमा है, वो क्या हो जाएगी, ए टी। तो चार्ज का जो यूनिट है, एसआई यूनिट, वो क्या है, कूलाम। चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, कूलाम है।
और इसका जो डायमेंशन है वो है 80, ठीक है। तो उसको इस तरह से आप बड़े बड़े ब्रैकेट में, क्योंकि 11th में आपने ब्रीफ स्टडी किया है इसलिए मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा, इतनी बात आप समझते हैं। इसके बाद और बेसिक यूनिट इसकी देख लीजिए, चार्ज की बेसिक यूनिट क्या होती है। इसके बाद देखिए कूलाम की और यूनिट होती है ASU, ESU, AMU, उसके बारे में बता दे रहा हूँ मैं। एक कूलाम, C से व्यक्त करेंगे हम कूलाम को, एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ESU। इसको आपको याद करना है लिख के, ठीक है। एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ESU। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युत की मात्रक। इसके बाद और देखिए मात्रक देख लीजिए 1 EMU, 3 × 10⁻10 ESU equals to 10 कूलाम। देखिए ESU के बाद आ गया आपका EMU, इलेक्ट्रोमोटिव यूनिट, ठीक है। ये क्या होता है, EMU के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। एक EMU इक्वल्स टू होता है, ये देखिए 3 × 10⁻10 ESU यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और ये बराबर होता है 10 कूलाम के। ये यूनिट्स हैं, इसको भी आपको लर्न करना होगा, याद कर लीजिएगा। और आपको बता दें और ढेर सारे यूनिट होते हैं, जैसे 1 फैरेड हो गया। फैरेड सब चार्ज के सबसे बड़े यूनिट्स में से एक है, और 1 फैरेड इक्वल्स टू होता है 9.66 × 10⁻, हाउ मेनी, 4 कूलाम। तो इतना आपको लर्न करना है कि 1 फैरेड, ये सब यूनिट है। तो आवेश के बारे में एक सिंपल से डेफिनेशन आप जनरेट कर सकते हैं और बता सकते हैं। आवेश क्या है, आवेश चार्ज क्या है। आवेश एक आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण है। किसी वस्तु का आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण आवेश कहलाता है, ठीक है। अट्रैक्शन और रिपल्सन प्रॉपर्टी इज नोन एज द चार्ज, इज नोन एज द चार्ज। इसको इलेक्ट्रिसिटी की बजाय यहाँ पे चार्ज भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज सेम है, ठीक है, कॉल्ड एज द चार्ज। इतनी चीज़ें कंफर्म हो गई। तो ये चार्ज की प्रॉपर्टी हो गई और चार्ज के यूनिट के बारे में हो गया। अब थोड़ा सा हम डिफाइन कर देते हैं कि चार्ज के टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्जेस। चार्ज यहाँ पे 2 प्रकार से होंगे, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ ऐसे ही नॉर्मली। यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग करती है तो वो धनावेशित हो जाती है, ध्यान दीजिएगा। यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग करती है तो वो क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा उसके अंदर। यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करती है, यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो वो क्या हो जाएगी, वो ऋणावेशित हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। तो चार्ज को डिवाइड किया गया, चार्ज के 2 टाइप्स बताए गए, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। इसके लिए भी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम मैं आपको बताऊंगा, आप लोग सोचते रहिए। लेकिन चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये किसने बताया और कैसे बताया, क्यों, तो देखिए थोड़ा सा। देखिए एक हमने इस तरह से एक रॉड लिया, और ये कौन सा रॉड है आपको बता दें, ये आप रबड़ है, मजबूत वाला रबड़, यानी कि एबोनाइट है, ये ओबोनाइट है। और ये एबोनाइट में नेगेटिव चार्ज हमने बता दिया, अभी बताऊंगा क्यों। इसको हम किससे रबिंग करेंगे, आप जानते हैं, कैट स्कीन से। इसके बाद एक और ले लेते हैं, उसमें भी कुछ टांग देते हैं ऐसे ही। ये क्या है, ग्लास रॉड है, ये एबोनाइट रॉड, एंड ये क्या है, ग्लास रॉड, ठीक। एबोनाइट को हमने किससे रबिंग किया, इसको कैट स्कीन से मतलब किया। ग्लास रॉड को हमने किससे क्या किया, रबिंग किया, पता है आपको। इसको हमने
सिल्क से जो है रब, ठीक है। इसके अंदर जो आ गई पॉजिटिव चार्ज, जब इन दोनों को आपस में पास पास लाया जाता है तो ये दोनों को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट। इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी बता दे रहा हूँ। देखिए, एबोनाइट की रॉड लेते हैं, एबोनाइट की रॉड को हम जो है बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद देखते हैं कि वो चार्ज हो गया है, ठीक है। उसके बाद एक एबोनाइट की, एक हम कांच की राड को लेते हैं, कांच की राड को भी जो है हम क्या करते हैं, बिल्ली की खाल से रगड़ देते हैं, रगड़ने के बाद वो भी चार्ज हो जाता है। और दोनों को अगर पास पास लाते हैं तो उसके अंदर एक गुणधर्म आता है कि दोनों एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, यानी कि ये समझ में आ जाता है कि इन दोनों में समान आवेश है। यही प्रक्रिया, ये अगर एबोनाइट की छड़ को इस तरह से रगड़ा जाए जैसे सिल्क वगैरह से, तो भी संभव हो सकती है, ठीक है। तो इसके बाद क्या किया गया, फाइनली ये किया गया कि ग्लास रॉड को, ठीक है, आप इसको साधारण तौर से याद कर सकते हैं अगर भूल जाए तो, ए बी कारी, यानी एबोनाइट की रॉड को बिल्ली की खाल से और ये कांच को क्या करेंगे, रेशम से आपको रगड़ना है, ठीक है। दोनों को जब रगड़ते हैं तो देखिए इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और दोनों को आप आस पास अगर ले आते हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, अट्रैक्ट कर देते हैं, आकर्षण कर देते हैं। अच्छा, दूसरी देखिए, एक चीज तो ये समझ में आ गई कि दोनों को अगर डिफरेंट डिफरेंट, मतलब यानी एबोनाइट की छड़ को अगर बिल्ली की खाल से, कैट स्किन से रगड़ा गया, और ग्लास को, ग्लास रॉड को अगर हम जो किससे रगड़े, सिल्क से रब करते हैं, तो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देते हैं। तो अट्रैक्ट कर देने के बाद ये चीज है कि इसके अंदर नेगेटिव चार्ज कैसे है, इसको पॉजिटिव, जैसे मैंने पूर्वक एक्सप्लेन आप लोगों को किया है कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ठीक है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसके अंदर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये तो गुणधर्म समझ में आ गया कि हो सकता है कि, हो सकता क्या है कि एबोनाइट जो है नेगेटिव चार्ज को, नेगेटिव चार्ज का, देखिए ये अगर इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब ग्रहण कर रहा है, और ये गेन कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। इतनी सी तो बात समझ में आई। लेकिन पहले की जो बात है, मतलब इसको सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस के बारे में जो बता गए, वो साइंटिस्ट महोदय थे फ्रैंकलिन, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उनका नाम था फ्रैंकलिन। क्या नाम था, फ्रैंकलिन, अमेरिकन साइंटिस्ट थे। कहाँ के साइंटिस्ट थे, अमेरिकन साइंटिस्ट। अमेरिकन साइंटिस्ट ये कब बताए, 1750 में अमेरिकन साइंटिस्ट फ्रैंकलिन ने ये क्लियर कर दिया कि जो ये प्रॉपर्टी है, यानी एबोनाइट की रॉड की जो प्रॉपर्टी है वो नेगेटिव है, और ग्लास राइड की जो प्रॉपर्टी है वो पॉजिटिव है। और तब से लेकर ये आज तक बताया जा रहा है कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ऐसा कुछ दोनों होता है, और ये क्लियर भी है। तो मतलब स्टार्ट इन्होंने किया था, अब तो पूरा कॉन्सेप्ट रखा है। तो इस तरह से दो चार्जेस आपके पास आ गया। तो इसको जो एक्सप्लेन करने वाले थे वो थे फ्रैंकलिन, अमेरिकन जो कि साइंटिस्ट थे, 1750 में इन्होंने बताया था कि जो एबोनाइट की रॉड है उसको अगर कैट स्किन में रब किया जाता है तो उसके अंदर नेगेटिव चार्ज आता है, इसके अंदर पॉजिटिव, तभी ये अट्रैक्ट होते हैं। और अगर दोनों में अगर सेम प्रॉपर्टी आ जाता है तो दोनों एक दूसरे को रिपल करता है। ये इन्होंने एक्सप्लेन किया था। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको फाइनली दे दे रहा हूँ। आप अगर, आपके पास स्केल होगा छोटी सी, जिसको कांच की रहती है पटरी, इसको अगर आप बाल में रखिए और उसके बाद छोटे छोटे कागज के टुकड़े ले लीजिए, उसको अगर आप क्या करिए, अट्रैक्ट कराइए, तो आप देखते हैं कि वो उसको क्या कर देता है, अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये विद्युत, स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आता है। तो स्टूडेंट्स, इतनी चीजें मैंने आपको बता दिया, चार्जेस के बारे में बता दिया, इलेक्ट्रोस्टैट। आज का जो मेरा टॉपिक था उसका मेन मोटो ये था, कॉन्सेप्ट देना, आपको इलेक्ट्रोस्टैट के बारे में थोड़ा सा स्टार्ट करना। आज लेक्चर 1 रहा इलेक्ट्रोस्टैट की, L1 करके मैं यूट्यूब में ये वीडियो डाल दूंगा, आप लोग अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी इसको देखें, और देखने के बाद उसमें कमेंट्स करें, जो भी प्रॉब्लम्स हो उसको और क्लियर किया जाए और टॉपिक को आगे बढ़ाया जाए। आगे मैं क्वांटाइजेशंस के बारे में चर्चा करूंगा, Q इक्वल्स नंबर ऑफ Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में चर्चा करूंगा, चार्जेस के और कंडीशंस के बारे में बताऊंगा, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन में दूंगा। और बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा लेसन्स है, इसको ज़रूर स्टडी करिए। साथ साथ में जो आपके होमवर्क्स हैं उसको ऐसे ही नोट कर लीजिए।
चार्जेस के बारे में आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द चार्ज? चार्ज के बारे में आप क्या जानते हैं? आपने जितनी जानकारी रखी है, जितने भी लिखी है, उसको आप लिख लीजिएगा अपने ढंग से। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इलेक्ट्रोस्टैट? हाउ कैन यू डिफाइन अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैट? स्थिर वैद्युतिकी को आप किस प्रकार से डिफाइन करेंगे? थैंक यू फॉर क्लास। हम नेक्स्ट वीडियो नोट कर लीजिए।